नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। अगले 1 घंटे तक हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन तमाम खबरों का अपडेट देने से पहले हम आपको बता दें कि कोरोना से जुड़े ताजा अपडेट और आंकड़े क्या कुछ है। 3 खबरों की झलकियां आपको दिखा देते हैं जिस पर प्रमुखता से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे क्या दुनिया में सबसे तेजी से चलने वाले देश के टीकाकरण अभियान में स्पीड ब्रेकर लग गया है। हम कोरोना से जंग में वाराणसी मॉडल की भी बात करेंगे और साथ ही कोरोना की तबाही झेलने वाला शहर अब पटरी पर आने लगा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले बात टीकाकरण अभियान की, जिसकी राह में कई राज्यों में रोड़ा आ चुका है। बाहर खड़े थे 8:15 बजे से, अभी तक हमारा नंबर नहीं आया है। यहाँ पे लोग जो है 12 से 1 बजे वाले भी लगे हुए हैं। बिजनेस वाले या जॉब वाले क्या करें? तो बड़ा पूरा टोटली मिसमैनेजमेंट है यहाँ पे। जब देश की राजधानी वैक्सीन के लिए त्राही त्राही करे तो फिर बाकी शहरों का क्या हाल होगा। कल शाम तक हाल ये था कि दिल्ली में 18 साल से 44 साल तक के लोगों के लिए कोवैक्सीन वाले वैक्सीनेशन सेंटर अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला ले लिया। अगर कुछ नया नहीं हुआ तो आज दिल्ली के किसी भी सेंटर पर कोवैक्सीन का टीका नहीं लगेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार के मुताबिक भारत बायोटेक ने दिल्ली सरकार से कहा है कि उसके पास दिल्ली को देने के लिए कोवैक्सीन नहीं है। कोवैक्सीन ने कल हमें चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि साफ साफ कह दिया उन्होंने कि हम वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक 18 से 44 आयु वर्ग के लिए एक भी दिन की कोवैक्सीन नहीं है, जबकि कोविशील्ड का स्टॉक भी सिर्फ 9 दिन का बचा है। 2,67,690 कोविशील्ड की डोजेस 18 से 44 साल के एज ग्रुप के लिए दिल्ली को मिली है। तो इसके साथ अभी तक जो टोटल स्टॉक वैक्सीन का दिल्ली को मिला है फॉर द एज ग्रुप ऑफ 18 to 44 वो पहुंच गया है 8,17,000 पे, जिसमें से 3,82,000 3,82,000 यूज हो चुका है और 4,35,000 अगले कुछ दिनों की वैक्सीनेशन के लिए बचा हुआ है। हालांकि दिल्ली के इस वैक्सीन संकट के लिए बीजेपी दिल्ली सरकार पर ही निशाना साध रही है। मतलब आपने हमें कहा कि आपने 26 तारीख से प्लान किया, मन बनाया और उसके बाद आपने चिट्ठी लिखी 7 मई को, जवाब मिला 11 मई को और चिट्ठी भी 7 मई को क्या लिखा, हमारा इंटरेस्ट है, हमारे मन में इच्छा है कि हम खरीदें। इच्छा से नहीं होती है, नेगोशिएशन के कुछ फंडे होते हैं। मुझे कष्ट हो रहा है ये कहते हुए, नेगोशिएशन में एडवांस पेमेंट करना होता है जो आपने खुद माना है कि आपने एडवांस पेमेंट नहीं किया है। इस प्रकार से ऑर्डर प्लेस होते हैं जो आपने नहीं किया। दूसरे राज्यों का हाल भी बुरा है। महाराष्ट्र में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का टीकाकरण रोका गया है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक 45 प्लस के लोग उनकी प्राथमिकता है, क्योंकि उन्हें दूसरी डोज देने की जरूरत है, क्योंकि समय पर दूसरी डोज जरूरी है। चाहे कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड, सारी वैक्सीन अब 45 प्लस के लिए डाइवर्ट कर दी गई है। हमने ये निर्णय लिया है कि जो टीके महाराष्ट्र सरकार ने 18 से 44 उम्र के लोगों के लिए खरीदी किए थे, परचेज किए थे, उसमें से पूरी की पूरी मात्रा, वो कोविशील्ड की हो या कोवैक्सीन की हो, वो हम 45 इयर्स के जो राष्ट्रीय टीकाकरण जो भारत सरकार की जिम्मेदारी का काम है उसकी तरफ हम ट्रांसफर कर रहे हैं। उधर राजस्थान की राजधानी जयपुर का हाल भी बुरा है। जयपुर में कल वैक्सीन खत्म होने से टीकाकरण बंद करना पड़ा। अगर आज वैक्सीन नहीं आई तो जयपुर में वैक्सीनेशन नहीं होगा। वैक्सीन को लेकर मची इस हाहाकार और विपक्ष के हमलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि भारत में टीकाकरण की प्रक्रिया दुनिया में सबसे तेज है। ये 17 करोड़ से ऊपर डोजेस देने की जो प्रक्रिया है भारत में, ये आज भी वैक्सीनेशन ड्राइव के रूप में दुनिया की ये फास्टेस्ट जो है प्रक्रिया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बाद शायद हमारा जो डोजेस हमने दिए हैं ये तीसरे नंबर पर हाईएस्ट नंबर ऑफ डोजेस हैं। देश में टीकाकरण पर मचा बवाल सर्वोच्च अदालत के संज्ञान में भी है।
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि मई में सरकार को कुल 8.5 करोड़ खुराकें मिलने की उम्मीद है। इनमें से 50% आपूर्ति केंद्र सरकार अपने पास रखेगी। बाकी बची आपूर्ति में से आधी राज्यों को और आधी निजी क्षेत्र के अस्पतालों को जाएगी। यानी मई में 18 से 44 वर्ष आयु वाले लोगों को लगाने के लिए राज्य सरकारों को सिर्फ 2 करोड़ डोज मिलेंगी। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में वैक्सीन उत्पादन क्षमता जुलाई के बाद बढ़ने की उम्मीद जताई है, यानी तब तक इंतजार करना होगा। आज तक ब्यूरो। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से कुमार कुणाल हैं, मुंबई से हमारे साथ मुस्तफा शेख हैं, जयपुर से हमारे संवाददाता शरद कुमार हैं। सबसे पहले कुमार कुणाल, आपका रुख करते हुए ये कहना भर काफी नहीं हो जाता कि अभी तक ये फास्टेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव वाला देश है, क्योंकि अब वो स्थिति आ चुकी है जब हम स्लोएस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव की ओर बढ़ जाएंगे, क्योंकि वैक्सीन तो है ही नहीं। दिल्ली में जिस तरीके से ड्राइव को फेज वाइज करना था, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आप ये पहचानते कि किस उम्र वर्ग को कितनी वैक्सीन लगनी है, उसके हिसाब से अपनी जरूरत बताते और उसके हिसाब से एडवांस पेमेंट करते। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल, और यही वजह है कि जो इस तरीके का मिसमैनेजमेंट है उसकी वजह से तमाम दिक्कतें हैं। अभी हम जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर हैं वो कोवैक्सीन वैक्सीनेशन सेंटर है दिल्ली के मयूर विहार का, और यहाँ पर हालांकि लोग पहुंचने लगे हैं। कोवैक्सीन सरकार ने कल कहा था कि कई सारे सेंटर बंद करने पड़ेंगे क्योंकि कोवैक्सीन की जो डोज है वो खत्म हो गई है, लेकिन लोग पहुंचने लगे। आप यहाँ सेंटर को देखते हैं, क्या स्थिति है? कोवैक्सीन आज के लिए है नहीं है? देखिए, इसके वाले में तो आज तो शायद आ जानी चाहिए हमारे पास। तो ये तो आप जो स्टॉक में जो उनके पास होती है, जो कोल्ड चेन मेंटेन करते हैं, जो इंचार्ज है यहाँ की, वो बता सकते हैं एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। तो मतलब आज तक के लिए दिक्कत नहीं है, आगे हो सकता है? आज तो हो जाएगा, आज हो जाएगा। और यही वजह है कि कोवैक्सीन की जो बात कही जा रही थी सरकार की तरफ से वो कि खत्म है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर आए हैं। कोवैक्सीन को लेकर के कुछ चिंता थी, आप लोगों को लगता है कि आज? नहीं, बिल्कुल आज ठीक है। हमें तो यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा कि देखो रश भी नहीं है, वो है ना, और कोवैक्सीन है, वो हमारे लिए एक और अलग से एडवांटेज है। हम तो मतलब देखो जी, बेगर आर नॉट दी चूजर्स, हमें तो जो भी मिल जाए, लेकिन यहाँ कोवैक्सीन है तो हमें और भी अच्छी बात है। नेहा, दिक्कत ये है क्या कि जो आप बात कर रही थी कि किस तरीके से एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, कम से कम स्थिति ऐसी होनी चाहिए थी कि किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको प्राथमिकता देनी है, शायद वो चूक हुई है। सरकारों से ऑर्डर देने में चूक हुई है। जितनी तादाद में 18 से 44 साल के लिए अगर आप वैक्सीनेशन स्लॉट खोल रहे थे तो कम से कम ये पता होना चाहिए था कि कितने ऑर्डर देने हैं, कब प्लेस करना है, उनसे कब मिलेगी, और उसी हिसाब से प्राथमिकता देनी चाहिए थी। मुस्तफा शेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार कुणाल, आपके पास लौटेंगे। मुस्तफा, ये हमें बताइए कि मुंबई का क्या हाल है? मुंबई में किस तरीके से वैक्सीन मैनेजमेंट हो रहा है? कोवैक्सीन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, कोविशील्ड की कितनी डोजेस बची हैं? क्या बताया है सरकार ने? किस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं वहां पर सप्लाईज? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में हो या मुंबई में जो 18 to 44 एज ग्रुप था उनके लिए वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है, टेम्पररी बंद कर दिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा देखेंगे कि जहाँ पे सुबह 7 बजे से लाइनें लगती थी वहां पर अभी खाली है। फ्रंटलाइन वर्कर्स को डोजेस दिए जा रहे हैं। 60+ के जो लोग हैं उन्हें भी अपॉइंटमेंट लेकर कर आना है, बिना अपॉइंटमेंट के वैक्सीनेशन नहीं दिया जाएगा। बिना अपॉइंटमेंट के अगर वॉक इन करना है तो मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे ये 3 दिन रखे गए हैं। तो पूरी तरह से मुंबई के जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है उनकी आप हालत देख सकते हैं कि पूरी तरह से खाली पड़े हैं, क्योंकि रूल जो है काफी लगा दिए गए और हफ्ते भर में रूल बदल रहे हैं। जाहिर सी बात है, वैक्सीनेशन डोजेस की कमी होने की वजह से सरकार की प्राथमिकता अब सेकंड डोजेस पर है, जिसके चलते जो लोग उत्साहित थे, जो वैक्सीन लेना चाहते हैं, चाहे वो 18 to 44 ग्रुप के हो, सीनियर सिटीजन हो, 45+ हो, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड मिनटों के लिए जो पोर्टल खुलता है जिसपे अपॉइंटमेंट बुक होता है और फिर वो पोर्टल बुक पूरी तरह से दिखाया जाता है। तो एक तरह से लोग फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, लेकिन सरकार का यह कहना है कि वैक्सीन के डोजेस अवेलेबल नहीं है, इसमें वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। शरद कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, राजस्थान का क्या हाल है? वहां पर सरकार ने किस तरीके से वैक्सीन मैनेजमेंट किया है और किया भी है या नहीं? देखिए, सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से कोई वैक्सीन नहीं आ रहा है, चाहे किसी भी उम्र के वर्ग के लोगों के लिए है। आज जयपुर में नो वैक्सीनेशन डे है। जब से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है, पहली बार आज जयपुर में किसी भी तरह की कोई वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ना तो 45 के ऊपर की वैक्सीन आई है, ना ही 18 के ऊपर के जो राजस्थान सरकार ने ऑर्डर दिए थे वो पहुंचा है। मैं एक वैक्सीनेशन सेंटर पे हूं, जहां पर लोग देख सकते हैं कि यहाँ से
सुबह से आकर बैठे हुए हैं, कई दिनों से आकर बैठ रहे हैं, लेकिन वैक्सीन खत्म हो गया, जिसकी वजह से नहीं लग रहा है। लेकिन कल वैक्सीन थी, आप मास्क लगा लीजिए। कल वैक्सीन थी और हमें मना किया गया, कल का नोटिस लगाया कि आज वैक्सीनेशन नहीं है। उसके बाद 3 बजे तक वैक्सीनेशन हुआ है और आज हमें के लिए कहा गया है कि 8 बजे पहले 4 सेंटरों पे जाके आए हूँ, वैक्सीन नहीं मिली है। कांटे पे भी जाके आया, वैशाली भी जाके आ गया हूँ, नहीं मिली है वैक्सीन। आप कहीं भी नहीं मिल रही वैक्सीन। कल भी आए थे हम, कल उन्होंने लिखा था वैक्सीन नहीं मिलेगी, नहीं हुई और वैक्सीन कर दिया इन्होंने। आज फिर मना किया, फिर वैक्सीन बाद में करेंगे। वैक्सीन लग जाएगी, हम आए, हम फालतू है, घर से नाम लिख दिया। आप थोड़ा दूर आप खड़े रहिए, ऐसे मत खड़े रहिए जी। यहाँ इन्होंने नोटिस लगा रखा है कि 42 डोज 42 दिन के बाद लगेगी और मनमर्जी से कहते हैं कि हम 42 दिन नहीं 45 दिन बाद लगाएंगे। व्यक्ति आता है, रोज चक्कर लगाता है, चक्कर लगाने के बाद उसका नंबर आता है तो उसे मना किया जाता है घंटे भर वेट करने के बाद। देखिए, मैं कहूंगा कि एक बार कैमरामैन से कि वहां पर नोटिस आप पीछे से हटिए थोड़ा सा, ये जो नोटिस लगे हुए हैं कि यहाँ पर वैक्सीन नहीं है, ये स्थिति के यहाँ स्थिति है और सारे जगह। मेरी सीएमएचओ नरोत्तम शर्मा से बात हुई, जयपुर में कहीं भी वैक्सीन आज नहीं लगाई, चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, क्योंकि वैक्सीन है ही नहीं। कल 2 लाख वैक्सीन था, उसके बाद कोई वैक्सीन आई नहीं है। कब आएगी, सरकार के पास कोई ऐसी सूचना नहीं है कि फिर कब राजस्थान में, जयपुर में वैक्सीनेशन शुरू हो पाएगा। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वैक्सीन का हाल हमारे 3 संवाददाता बता रहे थे किस तरह से अलग अलग राज्यों में इस वक्त स्थिति काफी ज्यादा खराब है। तो एक तरफ वैक्सीन की किल्लत है, दूसरी तरफ कोरोना पर सियासत चल रही है। सोनिया गांधी के बाद अब 12 विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कोरोना की दूसरी लहर से बनी परिस्थितियों के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। चिट्ठी में विपक्ष ने 9 मांगे रखी हैं। कोरोना की राजनीति में चिट्ठियां अब हथियार बन गई हैं। दूसरी लहर में मचे हाहाकार और अब वैक्सीन के लिए मारामारी के बीच चिट्ठियों से बाजी खेली जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत 12 विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर 9 सुझाव दिए हैं। वैश्विक और घरेलू सभी स्रोतों से केंद्रीय तौर पर वैक्सीन खरीदिए। पूरे देश में तुरंत सभी का मुफ्त टीकाकरण शुरू करें। वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कंपलसरी लाइसेंसिंग लागू करें। बजट में आवंटित 35,000 करोड़ रुपयों से वैक्सीन खरीदी जाए। नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा का निर्माण रुके और उस पैसे से ऑक्सीजन, वैक्सीन आदि खरीदे जाए। पीएम केयर्स और निजी ट्रस्ट में जमा अघोषित पैसे का इस्तेमाल ऑक्सीजन और मेडिकल उपकरण खरीदने में खर्च हो। सभी बेरोजगारों को हर महीने कम से कम 6,000 रुपए दिए जाएं। जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दिया जाए। कृषि कानूनों को रद्द कर अन्नदाताओं को महामारी का शिकार बनने से रोका जाए। चिट्ठी की 9 मांगों के साथ साथ इसकी भाषा ऐसी है कि राजनीतिक तूफान ना छिड़ना हो तो छिड़ जाए। चिट्ठी की शुरुआत ही इन आरोपों के साथ की गई है कि हमारे पहले के सुझावों को या तो नजरअंदाज किया गया या मानने से इनकार किया गया। चिट्ठी में लिखा गया कि इससे सर्वनाश करने वाली मानवीय त्रासदी की परिस्थिति बनी। चिट्ठी में सीधा आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार की अनदेखी से देश इस दुखद स्थिति में पहुंचा। विपक्षी नेताओं की साझा चिट्ठी से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाए थे। नड्डा ने एक तरह से सोनिया के उस हमले का जवाब दिया था जिसमें उन्होंने CWC बैठक में कहा था कि सिस्टम नहीं फेल हुआ, सरकार फेल हुई। सोनिया ने चिट्ठी लिखकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा था। सांसद राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठियां लिखकर सरकार की कोरोना प्रबंधन नीति पर सवाल उठा चुके हैं। कोरोना की मौजूदा लहर सरकार के लिए चुनौतियां लेकर आई, इसमें कोई दो राय नहीं। विपक्ष के हमलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक में ऑक्सीजन की उपलब्धता और दवाओं की सप्लाई का जायजा लिया गया। प्रधानमंत्री को बताया गया कि पहली लहर के मुकाबले अब तिगुनी ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। रेमडेसिविर समेत अन्य दवाओं की मौजूदा उपलब्धता और उनके निर्माण को बढ़ाने पर इस बैठक में बात हुई।
बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों को वेंटिलेटर्स के ऑपरेशन में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए ताकीद करने को कहा। दिल्ली से अशोक सिंघल और आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की करेंगे और सवाल इसे लेकर यह उठ रहा है कि क्या एएमयू और इसके आसपास के इलाके में कोरोना का कोई नया स्ट्रेन सक्रिय है, क्योंकि एएमयू के वीसी प्रोफेसर तारिक मंसूर ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से कोरोना के नए स्ट्रेन की जांच कराने की मांग की है। पिछले करीब 20 दिन में एएमयू के 16 वर्किंग टीचर्स कोरोना से जिंदगी की जंग हार चुके। हमारे वाइस चांसलर साहब ने अभी पिछले 2-3 दिन पीछे एक लेटर भी लिखा है जिसमें उन्होंने अपना एप्रीहेंशन जाहिर किया है कि कैंपस और कैंपस के इन एंड अराउंड जो है मौतें हो रही हैं काफ़ी तादाद में। तो इसकी क्या वजह है? कोई ऐसा तो नहीं कि कोई नया वेरिएंट वायरस हो जिसकी वजह से वो फैटल हो और यहाँ के लोगों को अफेक्टेड कर रहा हो इसकी डेथ। तो इसके लिए प्रॉपर इंक्वायरी हो जाए, यानी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन हो जाए। इसके लिए उन्होंने आईसीएमआर को एक लेटर लिखा है, कॉम्प्रिहेंसिव लेटर लिखा है। और कोरोना के इस कहर से एएमयू में भय का माहौल है। वहां के कब्रिस्तान में मृतकों के दफनाने के लिए जगह कम पड़ रही है। आज तक संवाददाता मौसमी सिंह की रिपोर्ट देखिए। कब्र वालों तुम्हें सलाम हो, हमें व तुम्हें अल्लाह बख्शे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस कब्रिस्तान में पिछले कुछ हफ्तों में जनाजों के आने का सिलसिला लगातार बढ़ गया है। लगातार जिस तरह से कोरोना की चपेट में इस विश्वविद्यालय की फैकल्टी जो है वो शिकार हो रही है, उसको लेके पूरी यूनिवर्सिटी सख्ते में है। आलम यह है कि कब्रिस्तान में हर रोज लगभग 5 से ज़्यादा जो जनाजे हैं वो पहुंचते हैं और उनके लिए जगह ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये भी सच है कि कई बड़े बड़े दिग्गज प्रोफेसर जो है वो कोरोना का शिकार हुए हैं और ऐसे में पूरे विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच एक तरीके से मातम पसरा हुआ है। एक खौफ का भी माहौल है, क्योंकि जिस तरह से लगातार यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने कोरोना के एएमयू स्ट्रेन की बात की है, जिससे लगातार मौतें बढ़ती चली जा रही हैं, वो भी एक चिंता का सबब है। कैमरा पर्सन परमिंदर शर्मा के साथ मौसमी सिंह, अलीगढ़ आज तक। अब बात कोरोना के वाराणसी मॉडल की करेंगे। पिछले महीने कोरोना का कहर झेलने वाला पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र अब इस महामारी से उबरता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल कोरोना के रोजाना के केस काफी हद तक यहां कम हो गए हैं। वाराणसी ने कैसे किया ये सब कुछ, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। वाराणसी की इन तस्वीरों को देखकर लगता ही नहीं कि ये शहर महज कुछ दिन पहले ही कोरोना की भयंकर चपेट में था। ये कुछ दिन पहले की ही तस्वीर थी जब अस्पतालों में चीख पुकार मची थी। शमशान घाटों पर अनवरत चिताएं जल रही थी। लेकिन महज 20-25 दिन के भीतर पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र कोरोना के खिलाफ जंग में जीत के करीब पहुंच गया है। भगवान शंकर की नगरी में कोरोना के रोजाना के मामले अब काबू में आ गए। हालांकि अभी यह दावा करना जल्दबाजी हो सकता है कि वाराणसी महामारी से लड़ाई जीत गया है, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कोरोना की दूसरी लहर का पीक वाराणसी से गुजर चुका है। कि वाराणसी की पॉजिटिविटी है वो 10-11% रह गई है। हमारे जो केसेस एक टाइम में 2000 से लेके 2100 प्रतिदिन आते थे और एक समय बढ़कर 2700 प्रतिदिन हो गए हैं, वो केसेस घट के 700-800 प्रतिदिन रह गए हैं। जो बेड्स की अवेलेबिलिटी थी वो शुरुआत में अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो 1000 हुआ करती थी, आज वर्तमान में हमारे 2800-2900 बेड अवेलेबल हैं। वाराणसी यूपी के उन 4 शहरों में शामिल था जहां अप्रैल के पहले हफ्ते में कोरोना की दूसरी लहर आ गई थी। यहाँ संक्रमण की दर काफी तेज थी। 14 अप्रैल से 23 अप्रैल तक यहाँ कोरोना की लहर अपने चरम पर थी। केस बढ़े तो अव्यवस्थाएं शुरू हुई। ऑक्सीजन वाले बेड की कमी पर हाहाकार मचा, लेकिन प्रशासन ने कोरोना की इस चुनौती को स्वीकार किया। जिन विकास खंडों में ज्यादा संक्रमण था उनके 76 गांवों को चिन्हित किया गया। उसमें भी दवाइयों के वितरण का काम शुरू हुआ। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर 72,000 परिवारों तक दवाइयां पहुंचाई गई। टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई। सैंपलिंग के लिए 100 टीमों को बनाकर रोजाना 8,000 से 9,000 सैंपल कलेक्ट किए गए।
सैंपलिंग के जल्दी नतीजों के लिए RNA एक्सट्रैक्टर मशीन भी मंगाई गई। इन सभी व्यवस्थाओं को करने के नतीजे ये हुए हैं कि 25 अप्रैल से लेकर मई के पहले हफ्ते तक ये कार्य सतत प्रयास से संक्रमण को नियंत्रित करने में काफी मदद मिली। अब नतीजा ये है कि वाराणसी की पॉजिटिविटी 10 से 11% तक ही रह गई, जहां एक दिन में संक्रमण 2000 और 2100 तक आने लगे थे और 2700 तक गए थे। ये केस घटकर 700 से 800 ही प्रतिदिन रह गए। एक समय संक्रमण दर 38 से 39% हो गई थी, वो घटकर 21 से 22% पर आ गई है। कुल मिला के अच्छा मैनेजमेंट हम लोगों का अप्रैल लास्ट वीक से लेके मई फर्स्ट वीक के अंत तक जो हुआ, उसका नतीजा ये है कि आज मई के सेकंड वीक में इस कोरोना के सेकंड वेव को अरेस्ट करने में हम लोग सफल रहे हैं। लेकिन इसी से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। इस वेव की आगे तक तैयारी और अगली थर्ड वेव की प्रेडिक्शन की कोई है तो उसकी तैयारी आगे चालू है। जहां तक ऑक्सीजन की सप्लाई का सवाल है, तो पहले जहां 1900 सिलेंडर की सप्लाई होती थी, अब वो 4500 सिलेंडर की हो गई है। बनारस और आसपास के इलाके में ऑक्सीजन के जितने प्लांट बंद पड़े थे, उन्हें चालू करा दिया गया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस और टैंकर के माध्यम से भी ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार बरकरार है। वाराणसी मॉडल ने साबित कर दिया कि अगर ठान लिया जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भगवान शंकर की नगरी फिर अपने पुराने रंग में लौट आएगी। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। उत्तर प्रदेश के इटावा में इलाज के नाम पर मरीजों के साथ अत्याचार हो रहा है। इटावा के महिला जिला अस्पताल में मरीजों के पास बेड है, ऑक्सीजन है, लेकिन डॉक्टर्स नहीं है। शिकायत यही कि मरीजों को दवा कैसे और कब लेनी है, ये बताने वाला कोई नहीं। अभी तक आपने उत्तर प्रदेश में गैस सिलेंडर के लिए लोगों को भटकते देखा होगा, इलाज की भीख मांगते देखा होगा, अस्पताल में भर्ती होने के लिए बिलखते देखा होगा। लेकिन आज तक के जरिए देश उत्तर प्रदेश के इटावा के जिला अस्पताल की वो हकीकत देखेगा जिसके बारे में दावा है कि अस्पताल में मरीजों के लिए बाथरूम तक नहीं है। जो मरीज खुद सांस तक नहीं ले सकते, उन्हें शौच के लिए खुले में जाना पड़ता है। अस्पताल में कोविड वार्ड के नाम पर मरीजों से मजाक हो रहा है, जो पूरी तरह से तीमारदारों के हाथ में है। ये सारी बातें चंद ही सेकंड में चार चेहरे आपको बताने वाले हैं। लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए और समझिए, जिस शहर में हर रोज 200 से ज्यादा कोरोना के मरीज आ रहे हों, वहाँ अस्पताल में इस महामारी का इलाज कम, उसे ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। ये कोविड वार्ड है, मतलब वो जगह जहाँ पर कोरोना के मरीजों का इलाज होता है। अस्पताल की वो जगह जहाँ कोरोना का सबसे ज्यादा संक्रमण होता है। इसीलिए आमतौर पर यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को आने की इजाजत होती है। लेकिन इटावा में आपको यहाँ डॉक्टर दूर दूर तक नहीं दिखेगा। अगर कुछ दिखेंगे तो वो बदनसीब जिनके अपने कोरोना की गिरफ्त में बेदम बिस्तरों पर पड़े हैं। इटावा के जिला अस्पताल में चारों तरफ आपको लोगों की भीड़ दिखेगी। लगेगा ही नहीं कि यहाँ कोरोना का इलाज चल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोविड वार्ड अस्पताल के एंट्रेंस में ही बनाया गया है, जहाँ मरीजों के लिए बाथरूम की व्यवस्था तक नहीं है। खुले में करवाते, लैट्रिन कोई चालू नहीं पूरी बिल्डिंग में, कोई भी लैट्रिन खुला नहीं है। लैट्रिन बाथरूम कोई है ही नहीं है। कहाँ जाते हैं? ऐसे ही खुले में ऐसे ही ले जाते पेशेंट को अपना किसी तरह से। अरे आप लोग अपना पेशेंट को खुद लेके जाते? खुद ही लेके जाते, मजबूरी है, क्या करें, कहीं ना ले जाओ तो। सूद है, राउंड का काम है, राउंड का काम है, देखते कोई नहीं। आप हॉस्पिटल में सब ओपन में बैठ रहे हैं तो ये संक्रमण फैल रहा है। आपने अंदर लॉक कर रखे हैं, कोई नहीं जाएगा अंदर। आपके हस्बैंड को डॉक्टर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देखते हैं ना, एक बार आके राउंड लगा के चले जाते हैं, बस पूरे दिन में या 3 दिन में एक बार ही। 2-3 दिन में एक बार आते हैं डॉक्टर? आएंगे भी, अगर शाम को सुबह आते हैं, ऐसे घूमते हैं, घूम के चले जाते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वगैरह कौन प्रॉपर है? वो सब है, वो सब है, पर सिर्फ डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर की ड्यूटी जो होनी चाहिए वो नहीं है। एक हमें जो एक होता है भाई स्वच्छ भारत अभियान है, कहाँ स्वच्छ भारत है? चारों तरफ पॉटियां पड़ी हैं, गंदगी है, हम लोग को जाने नहीं दिया जा रहा। लेडीजें कहाँ जाएं, कहाँ बैठे? नल है, हम लोग जहाँ जाके क्लीनिंग करते हैं, बर्तनों की हैंड वॉश करते हैं, वहाँ पे गंद पड़ी है चारों तरफ। वहाँ पे लोग टॉयलेट जा रहे हैं, पॉटियां कर रहे हैं ऐसे नालियों में बैठ बैठ के, कहाँ जाएं? सोचिए, जिला का सबसे बड़ा अस्पताल जहाँ इलाज करवाना नरक में रहने के बराबर है। लोग परेशान हैं, लेकिन करें भी तो क्या करें, क्योंकि अस्पताल ने मरीजों को ही आत्मनिर्भर कर दिया।
मरीजों के रिश्तेदारों की शिकायत है कि अस्पताल में सब कुछ राम भरोसे है। आज तक संवाददाता प्रीति चौधरी जितनी देर यहाँ रही, उस दौरान उन्होंने किसी भी डॉक्टर को मरीज के पास आते नहीं देखा। आपको यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? हमको ये दिक्कत आ रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, बेड भी है, पर एक अच्छा गाइडेंस नहीं है। डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर्स हैं, वो आते हैं एक एज अ फॉर्मेलिटी, आए, उन्होंने देखा पेशेंट को, बस उनको बाकी नहीं बताना है कि मेडिसिन किस टाइम देनी है। हम लोग तो सरवाइव कर रहे हैं, पर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको नहीं पता चल पा रहा है क्या पल्स रेट चल रहा है। बार बार बेचारे भाग भाग के परेशान हो रहे हैं, बुलाने जा रहे हैं, उनको इस चीज के बारे में जानकारी मिल ही नहीं पा रही है। मेडिसिन लिए बैठे हैं, उनको ये नहीं पता है कौन से मेडिसिन किस टाइम देनी है, वो दिए जा रहे हैं। तो ये चीज है। मैं एक लेडीज से बात हुई, बोली मैडम कब तक दवा देनी है? तो मैंने कहा डॉक्टर ने नहीं बताया आपको, डॉक्टर से कंसल्ट करो। बोल रही वो नहीं बताते हैं कि कब तक खानी है दवा। ब्रीथ ज्यादा चल रहा है, लेट जाओ, ठोको, 88 है, घर ले जाओ, ठीक हो गया है। अरे उसको समझाओ कि घर जाके करना क्या है, घर तो जाए, बेड हम खाली कर देंगे, किसको पड़ा यहाँ पे लेटने को। एटलीस्ट उसको समझाओ आप कि आप ये दवा इतने दिन खिलानी है, घर जाके ये एक्सरसाइज करनी है, ये आप खाइए। अस्पताल में बीपी का मशीन नहीं है? मशीन मुझे तो यही बोला गया कि यहाँ पे बीपी का मशीन नहीं। यानी सब कुछ मरीजों पर छोड़ दिया गया है। अस्पताल में मरीजों को लाने वाला तक कोई नहीं है। ये देखिए कैसे एक तीमारदार अपने मरीज को स्ट्रेचर पर खुद लेकर आ रहा है, ये जानते हुए कि उसे भी ये महामारी अपनी चपेट में ले सकती है। लेकिन सरकारी व्यवस्था का अत्याचार सहने के अलावा इन लोगों के पास कोई भी चारा नहीं। इंजेक्शन जब 20 बार का हो तब लगाने आते हैं डॉक्टर। वो भी कह देते 8 बजे का टाइम है, 8 बजे आऊंगा, और बीच में कोई सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं है यहाँ। जो ऑक्सीजन वाला सिलेंडर है वो भी खोलने के लिए बंदा नहीं जाता है। सब लोग अपने अपने रेंच और पाना ला रहे हैं, उनसे खोल रहे हैं। अपना ऑक्सीजन सिलेंडर खुद ला रहे हैं? वो सिलेंडर नहीं, रेंच खोलने के लिए। इन सब लोगों ने अस्पताल में अपने मरीजों को भर्ती करवाने के लिए न जाने कितने पापड़ बेले होंगे। सोचा होगा कि चलो कम से कम इलाज तो मिलेगा, लेकिन अस्पताल में न डॉक्टर है और न ही वेंटिलेटर। पिछले महीने की 23 तारीख को इसी अव्यवस्था ने 5 मरीजों की जान ले ली। अस्पताल में वेंटिलेटर होते हुए भी मरीज मर गए, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा और कुछ भी नहीं बदला। इटावा से प्रीति चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के नए मामलों से जुड़ी ये खबर है। पिछले 24 घंटे में 3,62,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 3,62,727 नए मामले पिछले 24 घंटे में। देश भर में 4,120 लोगों की जान गई है। ये देश भर का आंकड़ा कोरोना संक्रमितों का, मौत का। 24 घंटे में 3,62,727 नए मरीज। 3,52,181 लोग पिछले 24 घंटे में देश भर में ठीक हुए। ये पॉजिटिविटी रेट हम आपको दिखा रहे हैं। 24 घंटे में 4,120 लोगों की जान गई है। वायरस का तांडव पूरे देश में जारी है। वहीं अब ब्लैक फंगस का संक्रमण भी तेजी से फैल रहा है। कई राज्यों से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ब्लैक फंगस लोगों को गंभीर रूप से बीमार कर रहा है। ये बीमारी उन लोगों को खास तौर पर अपने शिकंजे में ले रही है जो कोरोना से हाल ही में रिकवर हुए हैं। जब कोरोना वायरस का इंडियन वेरिएंट तबाही मचाए हुए है, ठीक उसी वक्त ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब तक ब्लैक फंगस के 50 केस मिले हैं। गुजरात में 700 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। राजस्थान में पिछले 5 दिनों में 60 ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बाद सैकड़ों मरीजों में ब्लैक फंगस फैल रहा है। ये ब्लैक फंगस के संक्रमण की घटना सामने आ रही है और वो बहुत भयानक है। जो सुना है आंख पे जो इफेक्ट होता है, बाकी जो प्रभाव होते हैं, किसी का तो पूरा जबड़ा ही निकाल देना पड़ा, आंख निकालनी पड़ी। तो ये मेरा चिंता का विषय है। भीलवाड़ा की कल्ला देवी कोरोना से ठीक तो हुई, लेकिन एक सप्ताह बाद दोनों आंखों की रोशनी कम होने लगी। तो डॉक्टरों ने कहा कि म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस की समस्या है। कोविड के 13 से 14 दिन बाद जब ये रिकवर होने में अप्रोक्स हो गए थे, कोविड की रिकवरी कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद इनको जो है
सिर में दर्द और जबड़े में जो है दर्द हुआ था, उसके साथ साथ कान में दर्द हुआ और आंखों में स्वेलिंग आके एक आंख जो है पूरी बंद हो चुकी थी। देश एक तरफ कोरोना से जूझ ही रहा था कि ब्लैक फंगस ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। म्यूकोरमाइकोसिस नाम की बीमारी की वजह से लोग लगातार अस्पताल में पहुंच रहे हैं। जयपुर के ENT अस्पताल में 4 दिनों में करीब 40 इस तरह के मरीज आ चुके हैं। ब्लैक फंगस से होने वाले इन्फेक्शन म्यूकोरमाइकोसिस को हल्के में मत लीजिए। ये एक बेहद दुर्लभ संक्रमण है। आमतौर पर इन्फेक्शन नाक से शुरू होकर आंख और दिमाग तक पहुंचता है। अगर इसे शुरुआत में ही डिटेक्ट कर लिया जाए तो मरीज ठीक हो सकता है, लेकिन अगर देरी हुई तो न सिर्फ जानलेवा है, बल्कि जो बच रहे हैं उनकी आंखों की रोशनी जाने का खतरा बना हुआ है। ये कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दिमाग में इसके पहुंचने पर मरीज की मौत होने की आशंका 70 से 80% तक होती है। ऑपरेशन के बाद भी मरीज को बचाना बेहद मुश्किल है। 20% लोगों को ये दिमाग में भी फैल चुकी है, उनका इलाज ऑलमोस्ट नामुमकिन है। कोशिश जारी है, फंगस की दवाई काम करे, लेकिन बहुत मुश्किल है। इसलिए इसको घातक भी कहते हैं, क्योंकि नाक से, जबड़े से आंख में जाता है और आंख से बहुत जल्दी दिमाग में फैलता है। अगर ये ब्रेन में चला जाता है तो ऑलमोस्ट 100% मोर्टेलिटी है, मतलब जानलेवा होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। सो इसको टाइम से पहचानना और ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल उठता है कि म्यूकोरमाइकोसिस किसे शिकार बना रहा है। मोटे तौर पर जिस भी व्यक्ति की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहद कमजोर है, वो इसकी चपेट में आ रहा है। और यही बात इसे कोविड मरीजों से जोड़ती है। सबको मालूम है कि जो कोरोना से ठीक हुए हैं उनकी इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है। यानी ब्लैक फंगस 3 तरह के मरीजों को अपना शिकार बना रहा है। पहले कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीज, दूसरे डायबिटीज के मरीज और तीसरे कोविड-19 के वो गंभीर मरीज जिन्हें बचाने के लिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल हो रहा है। यानी इन तीनों कारणों से मरीज की इम्यूनिटी कमजोर होती है और लापरवाही बरतने पर वो ब्लैक फंगस की चपेट में आ जाते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ये फंगस एक मरीज से दूसरे मरीज में नहीं फैलता, लेकिन किसी के शरीर में इस फंगस की एंट्री हो गई तो ये शरीर में बहुत तेजी से फैलता है। यानी अगर किसी को इसके लक्षण दिखें तो देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। ब्लैक फंगस जो है इसको हम लोग म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस एक काइंड ऑफ फंगस जो अधिकतर ये ऐसे आता है, सॉइल में होता है। और आप ये भी देखा गया है कि जो पाइप्ड ऑक्सीजन होती है हॉस्पिटल में उसके थ्रू भी आ जाता है। और ये देखा गया है जो पेशेंट लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी पर हैं। ब्लैक फंगस के लक्षण और उसके शिकार मरीजों को देखने के बाद एक्सपर्ट कम इम्यूनिटी वाले मरीजों के लिए इस बीमारी को घातक बता रहे हैं। यानी हर वो शख्स जो कोरोना से ठीक हुआ है या जिसे शुगर की शिकायत है या फिर कोई और गंभीर बीमारी है, उसे अपने शरीर की इम्यूनिटी पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जयपुर से शरद कुमार, भोपाल से रवीश पाल सिंह, दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ जितेंद्र वर्मा, होशंगाबाद, आज तक।